थिंकर मुस्लिम। हेलो हेलो। जी हेलो गालिब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको शायद कुछ अर्सा पहले देखा था। यार, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं इस्लाम को फ़ॉलो करूँ तो मैं कुछ सोच समझ के इस्लाम को फ़ॉलो करूँ कि यार इस्लाम में कुछ ऐसा लगा है जिसकी वज़ह से फ़ॉलो कर लूँ। ये एथिज़्म का क्या चक्कर है? मतलब लोग एथिस्ट क्यों हो रहे हैं? कोई ख़ास वजह है? व्हाय? मतलब कोई अक्लमंद बंदा क्यों इस्लाम को छोड़ा? क्या इसके पीछे वजह क्या है? चले वो तो आपको बताते हैं, मगर जो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं इस्लाम को सोच समझ के फॉलो कर रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आप सोच समझ के फॉलो कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं तो मतलब आपका खतना कंपैरेटिवली हुआ है? देखा, मुझे इस्लाम बेहतर लगा। जी, हुआ है, कब हुआ था? बचपन में। आपने सोचा समझा था करवाने से पहले, या ऐसे ही हो गया था? नहीं, नहीं, ऐसे ही हो गया था। पर तो वो फिर आप मेरी कैसे मतलब इस्लाम कंट्रोल को में नहीं था ना। ठहरे ना, फिर आप इस्लाम को सोच समझ के कैसे फॉलो कर रहे हैं? आपका खतना तो आपसे पूछ के किया नहीं किसी ने। नहीं, आज से साल 2 साल पहले मुझे कोई फ़ोर्स तो नहीं कर सकता था ना कि आप इस्लाम को फ़ॉलो करो। मैं तो अभी भी चाहूँ तो अपनी मसला ये मर्ज़ी है कि से एथिस्ट बन आपने सकता हूँ। आपके कान में जब अजान दी गई तो क्या सोच आपको सोचने समझने का मौका दिया गया? नहीं, उस टाइम पे नहीं था, पर अभी है। देखिए, आपकी बॉडी में इतनी बड़ी चेंज कर दी कि खतना किया गया, जिससे आप अगर चाहें कि आपकी फोरस्किन वापस आ जाए तो उसने कभी आना ही नहीं है वापस। आपको ना सोचने समझने का मौका दिया गया, ना आपसे पूछा गया, आपके ऊपर बस थोप दिया गया। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि आप इस्लाम को सोच समझ के फॉलो कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ना हिंदुओं के बच्चे सोच समझ के हिंदू बनते हैं, ना क्रिश्चियंस के, ना मुसलमानों के, ना रास्ताफेरियंस के, ना किसी और के, कोई किसी के बच्चे सोच समझ के जो है ना अपना मजहब इख्तियार नहीं करते। ठीक है? तो आप कह रहे हो ना कि आप सोच समझ के मुसलमान हुए हैं। इस बात को साबित करने के लिए सिर्फ खतना ही काफ़ी है कि आपकी बॉडी में इतना बड़ा चेंज, आपकी एम्पुटेशन कर दी गई फोरस्किन की, और आपसे पूछा भी नहीं गया। आपको सोचने समझने का मौका देना तो दूर की बात है, आपसे पूछा भी नहीं गया। ऐसे वक़्त में किया सर गया जब आप सोचने के काबिल ही नहीं थे। आपको सिपारा पढ़ने तब डाल दिया गया जब आप बिल्कुल भी फैसला करने के काबिल थे ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप इस्लाम सोच समझ के फॉलो कर रहे हैं? सर, ये वही साहब हुआ कि मैं मतलब किस तरह के माँ-बाप के घर में पैदा हुए, मेरे कंट्रोल में था। हाँ, सिपारा पढ़ना मुझे डाल दिया गया बचपन में, वो मेरे माँ-बाप के कंट्रोल में था। पर अभी मैं उम्र के इस स्टेज में हूँ कि मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढूँ, अपनी मर्ज़ी से ना नमाज़ पढूँ, अपनी मर्ज़ी से कुरान पढूँ, ना पढूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे ही सो लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस टाइम पे अगर मैं सोच समझ के इस्लाम को फ़ॉलो करूँ, मैं आपको इस चीज़ को कह रहा हूँ। बचपन में था जब वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, पर अभी मैं अपना कंट्रोल रखता हूँ, अपना रिलिजन चूज़ करने के लिए या अपना जो मैंने फ्यूचर खुद चूज़ करना है, मेरे पे मतलब एक फ़ोर्सफुली तो नहीं मुझे वो कह रहा है ना कि तुम मुस्लिम बनो। ये आपको जो है ना वो एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, आपके पास कंट्रोल है नहीं। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुर्तद तो होके दिखाएँ, और खुल्लम-खुल्ला कह के तो दिखाएँ कि आप मुर्तद हैं। इस्लामी सल्तनत में अफ़गानिस्तान, तालिबान के अफ़गानिस्तान में कोई कहे तो सही कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, आप बताएँ उसकी सज़ा क्या होगी? आप कह रहे हैं ना आप अपनी मर्ज़ी से इस्लाम छोड़ भी सकते हैं, तो मुझे बताएँ कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के अफ़गानिस्तान में अगर आप रह रहे होते और आप इस्लाम छोड़ देते, तो आपकी सज़ा क्या होती? मुझे ये बता दें। सर, इस्लामिक लॉ के मुताबिक तो मौत होती है, पर इस्लाम को आप समझे, इस्लाम इज़ एक्चुअल नहीं, तो ट्रुथ जिसकी वजह से बस पे एक सिंपल बात है कि जब आप किसी को इस्लाम छोड़ने पे मार रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि भाई ये एक फ्री सिस्टम है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप मुसलमान रहें या ना रहें? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, पर देखें, इसमें 2 तरह की राय है। कुछ लोग कहते हैं कि मुर्तद वो जो फ़िसाद फ़िल अर्द करे, ठीक है? हर तरह के मुर्तद को कुछ लोगों की राय में मौत नहीं मतलब मारना नहीं चाहिए, और मेरी भी ज़ाती राय वैसे इसी देखिए, तरह हम की है इसके कि जो फ़िसाद स्पेसिफिक्स फैला में दे। नहीं जाते, मगर दुनिया में कई इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, जहाँ पे अगर इत्तेदाद की बात हो जाए, तो वो जो है ना, वो मार देते हैं। मैं आपको अब अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब पाकिस्तान से निकला था ना, जब पाकिस्तान की एजेंसीज़ मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मैं गया था मेरे भाई मालदीव्स, ठीक है? अब मैं गया मालदीव्स, और मैं मालदीव्स में ना तकरीबन कोई 10-12 दिन रहा उस टाइम ना। मैं मालदीव्स में था, और मैं क्योंकि मुझे पता तो था कि अब एफआईए मेरे पीछे पड़ी है, इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना है, तो मैं मेरे हम एक सिर्फ मालदीव्स वीज़ा फ्री कंट्री था, मैं उठ के भाग गया वहाँ। अच्छा जी, अब मज़े की बात ये है कि 2-3 दिन तो मैं वहाँ रहा, और मैं टेंशन में भी बहुत था, और बड़ी मुश्किल थी, और मालदीव्स बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने फिर एक चीज़ सर्च की, एथीज़्म इन मालदीव्स।
तो मेरे सामने विकिपीडिया का ना पेज आ गया, तो उधर एक बात समझ आई कि एक लड़का था मालदीवियन सिटीजन, वो क्या कर रहा था, किसी पॉलिटिकल जलसे में उसने एक तकरीर की, और वो फिलॉसफी का स्टूडेंट था। उसने वहां पे ये कह दिया कि जी मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं और मुझे खुदा पे यकीन नहीं आता। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और विद इन अ वीक उन्होंने उसको फांसी दे दी। ठीक है, यानी मालदीवियंस ने विद इन अ वीक एक बंदे को इस बात पे फांसी दे दी कि उसने सिर्फ एक तकरीर में ये कह दिया था कि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता। आप खुद चाहें तो इस बात को सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप एक मालदीव, बात बताएं। ठहर जाए, मालदीव एक प्योर इस्लामी मुल्क है और उन्होंने इर्तिदाद के ऊपर उस बंदे को फांसी दे दी। मैंने तो कहा मैं तो दफा हूं इस मुल्क से, इतना जलील मुल्क है, इनको तो मेरा पता लग जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाहिर बात है पता तो होना ही है कि किधर गया है। मेरे से इनसे मुझे वापस मांग लें तो इन्होंने तो 1 मिनट नहीं देने लगाना मुझे वापस करने में। ठीक है, तो भैया ये हालात हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, मैं इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सजा लोग, जिसके पीछे लोग, आपके लिए ये इंटरप्रिटेशन है। मगर वो जो मरा था ना, सिर्फ अपने आप को ये बताने पे कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखता, वो मजहब पे यकीन नहीं रखता, जिसको मार दिया गया था, उसको जाके आप बताएं ना ये कि ये गलत इंटरप्रिटेशन थी जिसके मुताबिक तुम मारे गए हो। अब इंटरप्रिटेशन चाहे गलत थी या सही थी, भाई वो तो गया ना बेचारा। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं ना जो कट्टर होते हैं, मतलब पाकिस्तान में भी आपको मिल जाएंगे। अभी आप बता रहे हैं आपके पीछे एजेंसियां लगी थी, मतलब आप उस टाइम पे ये सोशल मीडिया कैंपेन रन करते थे तो जिसकी वजह से लगी थी, या मतलब आपने कुछ छोटा मोटा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सिर्फ ऐसे स्टेटस वगैरह डाल दिया जिसकी वजह से कुछ हुआ था? मतलब एक भैया होता है ना कि पाकिस्तान में एक जुर्रत तहकीक की वेबसाइट है जो बैन है, वो मेरी वेबसाइट है। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स नाम का एक फेसबुक ग्रुप है जिसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, जिसने हजारों की तादाद में कम से कम लोगों को जो है वो सही रास्ते पे लाए हैं, वो मेरा ग्रुप है। ठीक है, और मैं उस ग्रुप को 2014 से उस ग्रुप को चलाता था। इस वेबसाइट को मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो, तो आपके ख्याल से मतलब इस्लाम मतलब बंदे को ये फ्री विल नहीं देता कि आप अपना रिलीजन छोड़ दो और किसी और रिलीजन में चले जाओ, वो तो कि ना बिल्कुल भी नहीं इस्लामिक देता, वो गवर्नमेंट देती है ना ना आपको रिलीजन खाने देती की फ्री विल देता है, ना आपको दाढ़ी ना रखने की फ्री विल देता है, ना आपको नमाज छोड़ने की फ्री विल देता है, नहीं देता भाई। है। यार आपको ये विल इर्तिदाद ऑफ में गॉड है ना। रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है आपको। औरत को ये फ्री विल नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से अपने आदमी को छोड़ के चली जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई गॉड है तो फिर हमें उसकी विल भी तो माननी पड़ेगी ना, मतलब सबसे उससे पहले तो हमें गॉड मानना पड़ेगा ना। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर विल तो माननी पड़ेगी। एक क्रिएटर है तो क्रिएशन को उसको मानना तो पड़ेगा ना, ये चीज अब आप समझनी टॉपिक पड़ेगी। बदल रहे हैं। अब आप जो इलॉजिकल बातें इस्लाम की मैंने बता दी हैं, इतने इलॉजिकल मसले उसमें से दिखा दिए हैं, अब आप बहस को इंजीनियर मिर्जा की तरह सिर्फ खुदा तक महदूद करना चाहते हैं, तो आपको पहले बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी ना। लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें नहीं नहीं, वो भाई। बात तो इलॉजिकल है ना। आपके खुदा ने जो भी मजहब बनाया और आप ये समझ रहे थे कि आपके पास फ्री विल है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। देखें और आपने आप अपनी मतलब मर्जी क्या, से मुसलमान नहीं है, आप इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि आप मुसलमानों के घर पैदा हुए। सिंपल सी अच्छा बात। आपका क्या मतलब दावा है, अगर इस दुनिया में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के घर में पैदा हुए हैं और बाद में कन्वर्ट कर देते हैं इस्लाम को स्टडी करने के बाद, मतलब इसकी कोई रेशो जीरो प्रोपोर्शन है? जीरो 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 वन भी नहीं होने भाई। स्टडी करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर ऊपर से सुनने के बाद, स्टडी हाँ, करने के तो बाद स्टडी कन्वर्ट। करने के बाद तो शायद 2-3 जीरो और ऐड कर लेते हैं बीच में। कोर्स देखो, कुरान में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लगता ही नहीं कि यार इंसान की लिखी हुई हैं, मतलब जैसे आपने थोड़ी बहुत साइंस भी कुरान में देखी होगी। ठीक है। हाँ, मैं मैंने अभी तो कुछ गैर दिन पहले साइंसी बातें भी कुरान में बहुत देखी हैं। एक आयत में रिसर्च करता है एम्ब्रियोलॉजी की, ज़रा मैंने इसमें थोड़ी बहुत ना देखी थी। तो यार काफ़ी मतलब इसमें अच्छा करके समझाया हुआ है एम्ब्रियोलॉजी को, मतलब कुरान बेसिक की लेवल पे। एम्ब्रियोलॉजी तो मैं आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ कि कितनी गलत है। चलिए आप बता दें, मैंने क्योंकि इसमें स्टडी की हुई है तो मैं आपके साथ इसमें बात भी थोड़ी बहुत वो कर आप सकता आप बात करके देख लीजिएगा। कुरान तो ये कहता है कि पहले हड्डियां बनती हैं फिर उन पे गोश्त चढ़ता है। ये तो एम्ब्रियोलॉजी के हूँ। नहीं, मुताबिक दुनिया की सबसे गलत बात है ये। इसमें मैंने एक टर्म, एक सेकंड, मेरे पास शायद पड़ी हो लिखी हुई, मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की थी। तो यार नहीं नहीं, आप ये बताएं ना कि कुरान में तो यही लिखा है ना
कि पहले हड्डियां बनती हैं फिर उन पे गोश्त चढ़ता है। भैया ऐसे तो होता ही नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है 100%। ठीक है, कुरान की एम्ब्रियोलॉजी बिल्कुल गलत है। और कुरान किसकी एम्ब्रियोलॉजी कॉपी करता है? वो गेलन की एम्ब्रियोलॉजी फॉलो करता है। और गेलन ने अपनी किताबों में लिख रखा था कि पहले ढांचा बनता है फिर उस पर गोश्त चढ़ता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इसमें बताता हूँ, ऑस्टियोजेनेसिस जिसमें हम हड्डियां नहीं बनती हमारी और उसमें मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, वो मायोजेनेसिस से पहले होता है। मायोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें कह दो कि मसल्स लगते हैं, फ्लैश लगता है हड्डियों के ऊपर। ऑस्टियोजेनेसिस पहले होता है, फिर बाद में मायोजेनेसिस होता है। ये तो बात साइंटिफिकली प्रूव या है भाई। उससे बहुत पहले मायोजेनेसिस, जिसे आप हड्डियों की के अंदर मिनरल घुसना कहते हैं, उससे पहले भी कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, समझ गए? जब अभी ये भी नहीं शुरू हुआ होता, तो कुरान ये कहता है कि हड्डियां पहले बन जाती हैं फिर गोश्त बनता है। ये आप जो स्पेसिफिक्स में जा रहे हो ना, इससे असल में आपका जो कुरान का बीमारी है ना, वो खत्म नहीं होती। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ लफ्जों की हेरफेर से चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कुरान की वाहिद ऐसी आयत नहीं है जिसमें साइंसी तौर पे बहुत बड़े ब्लंडर किए गए हैं। अभी आपसे पहले जो भाई आया था, मैंने उसको बताया था कि अल्लाह कहता है कि हमने पहाड़ ऊपर से रखे, और हम ये जानते हैं कि पहाड़ ऊपर से तो नहीं आते, पहाड़ तो नीचे से ऊपर उठते हैं। वो तो एम्पलीट्यूड कंट्रोल करने के लिए ना। क्या करने के लिए? मतलब जमीन में आपको पता है इतने ज्यादा जल्जले आते हैं 1 मिनट में, मुझे इसकी रेशो नहीं याद, पर इन पहाड़ों की वजह से वो कंट्रोल रहता है कि एक रहने के काबिल ये जगह बनी हुई है। स्टूपिड आदमी ने कहा कि पहाड़ों की वजह से जल्जले कंट्रोल रहते हैं। नहीं आपको सर, पता मैंने है कि प्रॉपरली सर्च नहीं किया। सबसे खतरनाक किस्म के जल्जले कहाँ आते हैं? मेरे ख्याल से जापान में आते हैं। और आपको पता है कि वो कौन सी प्लेट बाउंड्री पे है? नहीं, किस में? एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जिधर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं। एक होती है डाइवर्जेंट। ठीक है, जो रिंग ऑफ फायर है ना, जो पैसिफिक ओशन के अराउंड रिंग ऑफ फायर है, उधर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है ना, जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, वहां पे आती हैं। और वहां पे आमतौर पे पहाड़ बनते भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? मगर उससे ज्यादा ज्यादा जल्जले इधर आते हैं, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक जल्जले वहां आते हैं जहां पे सबसे बड़े पहाड़ होते हैं। जैसे कुराक्रम्स में आपको पता है कि 2005 का आप 2005 का पाकिस्तान का आजाद कश्मीर वाला जल्जला। ठीक है, फिर नेपाल में जल्जला आया था मेरे ख्याल 2010 में, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरे थे। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े जल्जले वहां पे आते हैं जहां पहाड़ होते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि पहाड़ जल्जले रोकते हैं, तो वो बहुत ही सतही और बेवकूफाना सोच है। पहाड़ बिल्कुल भी जल्जले नहीं रोकते। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, आपने आपने अभी अली भाई की बात की थी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। आपने मतलब वो आपको पता है एक पढ़े लिखे बंदे हैं, इंजीनियर हैं, तो आपने मतलब उनकी थिंकिंग को देखा हुआ, उनकी बातें सुनी हुई कि वो किस वजह से गॉड को मैंने मानते हैं? अली क्योंकि मिर्जा को कोई बहुत ज्यादा सुना हुआ है, मगर अली मिर्जा एक मौलवी ही है। अगर आप ये कहते हैं कि वो अपने इंजीनियर का नाम साथ लगा के डिग्री, यार एंट्रोपी पे तो वो ऐसी पोंगियां मार रहा होता है कि उस बेचारे को पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, समझ गए? अगर अगर वो मुझसे डिबेट करना चाहे ना, तो मैं उसके साथ खुदा के वजूद पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मगर उसने, आपको पता है, रिसेंटली ये इनकार भी कर दिया कि मैं मुल्हिद से खुदा के वजूद पे भी डिबेट नहीं करूंगा। उसने ये भी रिसेंटली इनकार कर दिया। तो आप जो इंजीनियर को कह रहे हैं ना कि इंजीनियर बड़ा समझदार है, इंजीनियर समझदार नहीं है यार। इंजीनियर बिल्कुल एक नॉर्मल मौलवी है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी। मैं गांधी को इंजीनियर से बेहतर रेट करता हूँ असल में। नहीं, गांधी साहब तो मतलब उनका तो अपना लेवल है, मैं तो कहता हूँ वो तो बहुत टॉप के। उनकी शायद अहमियत इस्लामिक लोगों को आज से 100 साल बाद होगी, वो इतने टॉप के बंदे हैं। खैर, नहीं, 100 साल बाद आप कोई अहमियत नहीं होगी यार। मसला यह है कि क्यों आप इस्लाम भी उसी तरह गिर रहा है जैसे दुनिया के बाकी मजहब गिर रहे हैं। तो ये 100 साल बाद लोग गांधी और इंजीनियर की बातें करेंगे, अगर दुनिया तबाह ना हुई। ठीक है, कोई न्यूक्लियर वार के जरिए दुनिया ने अपना सत्यानाश ना किया, तो इन लोगों को लोग फुट नोट्स के तौर पे लिखेंगे कि मौलवी बड़े उस टाइम मशहूर होते थे। बस यही बातें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैंने शायद सुना था कुछ अर्सा पहले कि 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा फैला जाने वाला रिलीजन बन जाएगा, और ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो ये इसलिए कि मुसलमान बच्चे दुनिया में निस्बतन ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और दूसरे मजहबों के लोग जो है ना, वो उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन मगर ये रेट भी बात याद कंपैरेटिवली कम रखिए है। कि मुसलमानों का बर्थ रेट भी कम हो रहा है। दुनिया में ऐसे नहीं होगा कि आज से 50 साल बाद लोग 6-6 बच्चे पैदा करेंगे। आज से 50 साल बाद शायद सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला 3 बच्चे पैदा कर रहा होगा। एक्सेप्शंस तो हमेशा होंगी,
मगर आमतौर पे जो एवरेज बर्थ रेट है वो सारी दुनिया में फॉल कर रहा है, पाकिस्तान में भी फॉल कर रहा है, दुनिया के हर इस्लामी मुल्क में फॉल कर रहा है। आप मतलब ये अब आपने साहब तैयब 2014 से ये ग्रुप शुप्स रन कर रहे थे, ये तो नहीं होगा कि आप एक दिन आप सुबह उठे और आपके माइंड में आया कि यार खुदा है ही नहीं। मतलब इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है ना कि बंदा कहता है कि यार किसी ना किसी वजह से तो मतलब अगर मैं आज इस चीज़ को अगर ऑफ कोर्स के तौर पे एक मिनट के लिए कह रहा हूँ खुदा नहीं, पर मैं ये सोचूंगा यार कि एक आसमान है, एक टाइम पे बारिश होती है, एक ऑर्गेनाइज है, मैं एक ऑर्गेनाइज हूँ, मेरी आंखें हैं, सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज तौर पे है, सेटअप है। मैं ये चीज़ को देख के तो मैं खुदा का इनकारी बन जाऊँ, तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी कि मैं एक होती है ना अनऑर्गेनाइज़ चीज़ हो, पर ऑर्गेनाइज़ चीज़ को देख के फिर मैं ये कहूँ कि यार इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों तो फिर भी खुदा नहीं है। तो ये कैसे मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस ये आता कैसे है कि बंदा ये सोचे? ये सोच की वसत से आता है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं सुबह-सुबह उठ के खिड़की से बाहर देखूँ तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ है। अगर फर्ज़ करें कि आपको उसी तरह टाइम मशीन में बिठा के आज से 2 अरब साल बाद ले जाएँ, आपका घर वहीं हो और आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको ऑर्गेनाइज़ेशन नज़र आएगी कि नहीं आएगी? ये इस बात का जवाब दें मुझे। अगर मैं 2 अरब साल बाद मेरी टाइम मशीन में ले जाएँ और मैं घर में ही हूँ पहले दो और आज से 2000 अरब साल पीछे चले जाएँ, तो आप देखेंगे खिड़की से बाहर तो आपको ऑर्गेनाइज़ेशन नज़र आएगी कि डिसऑर्गेनाइज़ेशन नज़र आएगी? आज के मुकाबले में तो काफ़ी अलग होगा मतलब सिस्टम। ये तो भाई है कुछ कि भी नहीं आज होगा यार। अब आज तो गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें वगैरह तब तो ये सारी चीज़ें नहीं आपको थी। मेरी बात समझ ही नहीं आई ना, इसीलिए तो मैं आपसे आपसे सवाल पूछा मगर आप उस पे गौर करने से कासिर हैं या आप कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, भैया आप आज बताएँ से मैं 2 आपको अरब साल पहले आपको उठा के ले जाएँ और आप सुबह-सुबह जागें, तो आपके अपनी खिड़की के बाद कोई ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा, कुछ होगा ही नहीं, तो आप देखेंगे कहाँ से? तो मसला ये है कि जिसको आप ऑर्गेनाइज़ेशन समझ रहे हैं ना, वो इस ज़मीन की तारीख का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है और अगर आज से आपको 2 अरब साल बाद ले जाएँ, यानी 2 अरब साल पीछे और 2 अरब साल बाद, जब 2 अरब साल बाद भी ले जाएँगे तो वही डिसऑर्गेनाइज़ेशन ही नज़र आएगी। तो असल में कम इल्मी टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ये एक बहुत ब्रीफ मोमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं। ज़मीन पे ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 60 करोड़ साल हुए हैं, ठीक है? और ज़मीन की तारीख में 60 करोड़ साल की कोई अहमियत नहीं है, बहुत कम है ये। यानी पिछले 4 अरब साल ज़मीन पे वो ज़िंदगी जो आज आप देखते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो आप देखते हैं, दरख्त उगे हुए हैं, ठीक है? जानवर फिर रहे हैं, दरिया बह रहे हैं, फलाँ हो रहा है, ढिमकाँ हो रहा है। ये 2 अरब साल पहले भी नहीं था, 1 अरब साल पहले नहीं था और 1 अरब साल फिर बाद नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइज़ेशन किधर यही गई? चीज़ आप कह रहे हैं निज़ाम बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड है, यही आपको हम मार्स की सतह पे ले जाएँ, तो आप वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज़ेशन ढूँढ के दिखाइएगा, वहाँ पे हमें नेचर ढूँढ के दिखाइएगा। तो मसला ये है कि ये यही कम इल्मी है जो ये कह रही है कि देखें कितनी ऑर्गेनाइज़ेशन है। इल्म हमें ये बताता है कि असल में ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी आपने बताया कि शायद 2 अरब साल पहले तो ये था ही नहीं, 60 करोड़ साल ही नहीं। ये चीज़ हमें सोचने में मजबूर नहीं करती कि क्यों 60 करोड़ साल ही हुए हैं? मतलब उससे पहले क्यों नहीं थी दुनिया? और 60 यार करोड़ और आप फिर बाद में सोचने में मजबूर हो रहे हैं, दुनिया सोच के इस बात के रिज़ल्ट भी निकाल चुकी है। फिर मैं ये कहूँगा क्या कि मतलब? लैक ऑफ स्टडी की वजह से आप ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है? नहीं, एक मुसलमान बंदा मुस्लिम बनने के लिए तो मतलब आपके ख्याल से क्या एक वजह क्या है? आप एक एथिस्टिक मैंने माइंड से देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन वाले लोग थोड़े अपंग होते हैं, मतलब वो सोचते नहीं हैं ज़्यादा, इस चीज़ को नहीं रखते। पर आप देखो बड़ी-बड़ी फील्ड्स में मैक्सिमम रिलीजियस लोग भी होते हैं, नहीं, एक अब आप फिर एथिस्टिक लोग टॉपिक होते हैं। चेंज कर रहे हैं। आप पता है आप अभी तक कुछ 10 टॉपिक चेंज कर चुके हैं। आपने अभी पिछली बात को एड्रेस नहीं किया। ना आपने उसका कंक्लूजन सही निकाला है, ना आप मुझे कोई जवाब दे पाए हैं और आप उस क्वेश्चन से आगे भाग गए हैं। ये जो आप बात नहीं अब अभी कर रहे हैं फिर सेकेंडरी है, जैसे पिछले सवाल से आप जंप किए थे, तो फिर सेकेंडरी है। भैया आपको ऑर्गेनाइज़ेशन इसलिए नज़र आ रही है कि आपको मज़हब पढ़ाया गया है, तो आप समझते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज़र है। ठीक है? अगर इस नेचर को एक फ्री माइंड से ज़मीन को, आसमान को स्टडी किया जाए, तो हमें कोई ऑर्गेनाइज़ेशन कहीं भी नज़र नहीं आती, बल्कि डिसऑर्गेनाइज़ेशन ही नज़र आती है भैया हर तरफ। मार्स में डिसऑर्गेनाइज़ेशन है, प्लूटो में डिसऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? वीनस में डिसऑर्गेनाइज़ेशन है, मरकरी पे कोई लाइफ नहीं है, जुपिटर में डिसऑर्गेनाइज़ेशन है सारी। आपको तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे और आप कह रहे हैं कि ज़मीन जो कि गोल्डीलॉक्स ज़ोन में है,
उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि अच्छा जी यहाँ पे लाइफ है तो बड़ी खुदा का करिश्मा है। ओ भाई, अगर जमीन गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर होती और उस पे लाइफ होती तो फिर हम खुदा का करिश्मा मानते। गोल्डीलॉक्स जोन में होते हुए, ठीक है, अगर जमीन पे जिंदगी है और ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की वजह से, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजर है इसके पीछे। बात सिंपल सी है। चलो, आई मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई रिस्पेक्ट योर थॉट, और मैं तो अपनी थॉट को मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मैं आप पे अपनी थॉट थोप रहा हूँ या आप मेरे पे थॉट थोपो, हम दोनों की अपनी अपनी राय मैं है। कौन सा आप पे अपनी तो थॉट थोप रहा हूँ। नहीं सही है सर, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।